हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूं और ये एमसीक्यूज़ पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर एमसीक्यूज़ के माध्यम से समझ में आ जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से किस पॉइंट से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, भीमबेटका, हुंसकी, चिरान या कुरनूल गुफाएं। तो मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण जहाँ से नहीं मिले हैं उसका सही आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं और ये तीनों पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि जो चिरांद है वो नवपाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटका जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और भीमबेटका इस समय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तथा हुंसकी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये कहाँ पर पड़ेंगी? ये पड़ेंगी आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखिए कहाँ कहाँ किस स्टेट में ये हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं? जो नवपाषाणिक का टाइम है वो 10,000 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको 5 नाम दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है। मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डी हवा और दाऊजली हेडिंग। तो ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 4 और 5, केवल 3, 4 और 5 या डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही आंसर आपको बताना है कौन से पुरास्थल नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सभी। सारे ही जो पुरास्थल हैं वो नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डी हवा और दाऊजली हेडिंग, ये सभी नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखा है कि उपरोक्त सभी स्थल नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। तीसरा क्वेश्चन, पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता था और पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीकी कहा जाता था। तो आपको यहाँ पर कथन बताने हैं कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन सही है या दूसरा सही है या दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं इन पॉइंट्स के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उपयुक्त दोनों कथन सही हैं और पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने का स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। जैसे हम किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं तो उसको कारखाना या फैक्ट्री कहा जाता है। तो उस टाइम के जो स्थान था जहाँ पर औजार बनाए जाते थे उसको उद्योग स्थल कहा जाता था। और ऐसा स्थान जहाँ पर लोग रहते थे और वहाँ पर ही काम करते थे या वहाँ पर काम करते थे रहते भी वहीं थे, तो उनको आवास उद्योग स्थल कहा जाता था। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक थी के पत्थर से पत्थर को टकराना, जिसको कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके शल्क निकाले जाते थे। और दूसरी जो तकनीक थी जिसे दबाव शल्क तकनीक कहते हैं, प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थित सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं। तो 2 तकनीकों से
औजार बनाए जाते थे। ये बिल्कुल सही आंसर है, दोनों ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो राख के साक्ष्य जो मिले हैं वो बताना है आपको कि भीमबेटका से मिले हैं, कुरनूल की गुफा से, कोल्डी हवा से या हुस्की से। तो ये आपको चैप्टर 2 में सब मिलेगा। NCERT चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 6 पर ही बेस्ड क्वेश्चन है और ये मैंने पढ़ाया भी है आपको। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुरनूल की गुफाएं, जहाँ से राख के साक्ष्य मिले हैं। तो व्याख्या, जैसा कि मैंने बताया, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं और इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा कथन है, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। और तीसरा कथन है कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो यहाँ आपको बताना है कि तीनों कथन में से कौन सा सत्य है या तीनों ही सत्य हैं। तो आपको इन पॉइंट्स के आधार पर सही आंसर बताना है। तो ये आप एक बार और पॉइंट्स देख लीजिए, तीनों पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि आपको कौन सा सही लगता है या तीनों ही सही लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देती हूँ कि तीनों ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। मध्य पाषाणकालीन युग में के टाइम में बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई थी और घास के मैदान विकसित होने लगे थे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी बनी और गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो धीरे धीरे वो लोग, वहाँ के उस टाइम के लोग कृषक बनने लगे थे, पशु पालक भी बनने लगे थे। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को ही मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहा जाता है। और ये जो टाइम है ये 12,000 से 10,000 साल पहले तक चला है और 10,000 पहले से नवपाषाण स्टार्ट हो गया है। तो ध्यान रखिएगा तीनों ही कालों का समय। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी और गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना भी सीख लिया। जैसे कि मैंने कहा कि वो कृषक और पशुपालक बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन उन तीनों में से नहीं आता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाण काल। तो जो पाषाण काल था उसको 3 भागों में बांट दिया अच्छे से समझने के लिए। तो पहला जो काल था उसे पुरापाषाण काल कहा गया, दूसरा जो काल था उसे मध्य पाषाण काल कहा गया और तीसरा जो काल था उसे नवपाषाण काल कहा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, महापाषाण काल। तो एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है, ठीक है, और वो इस काल से संबंधित नहीं है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में ही घटित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए 2 स्थल जाने जाते हैं। पहला आंसर है भीमबेटका। पहले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका से ये शैल चित्रकला प्राप्त हुए हैं, उनकी दीवारों से जो गुफाएं मिली हैं। और दूसरा स्थान है दक्षिणी उत्तर प्रदेश। तो दोनों ही स्थान आप ध्यान रखें। तो थोड़ा सा जान लेते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है।
ठीक है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे क्वेश्चन इन एक्सप्लेनेशन के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर पहले मैं आपको सूची 1 और सूची 2 दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, पहला पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। और मैं आपको साथ ही साथ समय भी बताती जा रही हूँ, तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। तो ABCD यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 3 4 1 3 2 4 1 2 4 3 1 और 2 4 1 3। तो चलिए हम यहाँ पर मिलाकर देख लेते हैं। पुरापाषाण काल जो है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष तक चला है। मध्य पाषाण काल जो है वो 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष तक चला है, ठीक है। और जो ये महापाषाण काल है ये 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व चला है। और उत्तर पाषाण काल, जिसे नवपाषाण काल भी कह सकते हो आप, इसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व से हुई है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, ये आप देख सकते हो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। मध्य पाषाण का समय 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक माना जाता है। उत्तर पाषाण अर्थात नवपाषाण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में उत्तर पाषाण आया तो आप कंफ्यूज हो जाते ना। तो आपको MCQs भी ऐसे दिए गए हैं जिससे कि किसी तरह से भी घूम फिर के क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो भी आप उसका आंसर आप अपने एग्ज़ाम में दे पाएंगे। तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर चैप्टर के MCQs इस तरह से मिलने वाले हैं। उत्तर का मतलब होता है जो चीज़ बाद में ऐड हुई हो उसको उत्तर बोल देते हैं। महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है और इसका काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व यानी कि अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों ही काल दे रखे हैं और आपको बताना है किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहते हैं। तो लघु पाषाण काल का मतलब है कि जो औजार थे बहुत छोटे छोटे मिले हैं और उनको उनमें लकड़ी के हत्थे लगाकर उनको बड़ा किया जाता था। जैसे आप आजकल हथौड़े देखते हो ना, इसी तरह से छोटे छोटे औजार होते थे और फिर उसको पकड़ने के लिए उसमें हत्थे या मुट्ठे लगाए जाते थे। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, लघु का मतलब होता है छोटा, माइक्रो भी छोटा होता है, तो इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहा गया और इसका आंसर है मध्य पाषाण काल। तो सही आंसर है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 2 3। तो इसका सही आंसर है केवल 2। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक, इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों में के मुट्ठे लगे हसिया या आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। हुंसकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसकी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, पहला या दूसरा या दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है। तो आप एक बार और कथन देख लीजिए और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हुंसकी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बल्कि जो दूसरा ऑप्शन है कि बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे औजार, तो ये गलत है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कथन एक सही है। हुंसकी जो है, जैसा कि मैंने बताया, कर्नाटक में स्थित है, पुरापाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। हुंसकी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते हैं, ना कि बलुआ पत्थरों से, इसलिए कथन जो 2 है वो गलत है।
तो 11 क्वेश्चन है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है कि आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मन के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कौन सा कथन सही है? 1, 2 या 1 और 2 या केवल 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3? आपको आंसर बताना है। तो एक बार और आप देख लीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जो पहला पॉइंट है कि नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं शुतुरमुर्ग के प्राचीनतम प्रमाण, तो ये बिल्कुल गलत है। ये प्राप्त हुए हैं हमें पुरापाषाण युग से। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश के पटने नामक से मिले हैं, तो जो पटना नामक जगह है वो आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो पॉइंट है कि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनके मन के बनाए जाते थे, तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। इसीलिए ऑप्शन जो सी है केवल 3 वो सही होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारत में शुतुरमुर्ग के होने का प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुआ है, और ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 क्या होंगे? गलत होंगे। और कथन जो तीसरा है कि इनके अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनके मन के बनाने का प्रमाण भी मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के शेल जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये भी आप जान लीजिए कि राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप कि आपको वीडियो और आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन। आपको चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो आपके मन में कन्फ्यूज़न था कि किस तरह से पढ़ें चैप्टर को, या किस तरह से किन किन पॉइंट से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, तो वो सारा कन्फ्यूज़न भी इस क्वेश्चन आंसर को करने के बाद दूर हो चुका होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होगा जिसमें चैप्टर 3 के MCQs आपके लिए बनाए गए हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।